Hello and welcome friends. Today we are going to start with a new chapter that is contract of agency. So contract of agency एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसा कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ते वक्त देखा था कि दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड दूसरा स्पेशल होता है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, यहाँ पे दिया है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को समझने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को समझने के पहले ये देखना होगा कि टर्म एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को समझने के लिए पहले यह टर्म समझना ज़रूरी है कि एजेंट क्या होता है और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। तो एजेंट मीन्स जो प्रिंसिपल के बिहाफ में थर्ड पार्टी के साथ डील करे, या ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है वो कहलाता है एजेंट। वो कहलाता है एजेंट। तो प्रिंसिपल कौन कहलाता है? प्रिंसिपल वह कहलाता है जिसके लिए एजेंट काम करता है। तो यह बोल सकते हैं कि एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हम लोग इसको सबसे अच्छा एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि सपोज यहाँ पर एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। तो ए के पास एक फ्लैट है जो कि ये चाहते हैं कि मेरा फ्लैट सेल हो जाए। तो उन्होंने एक एजेंट को अपॉइंट किया, इन्होंने अपॉइंट किया एक एजेंट को जो कि मिस्टर बी है, और ये एक एजेंट है और ये हो गए, ए हो गए प्रिंसिपल। यहाँ पे ए प्रिंसिपल एंड बी एजेंट। अब ये जो एजेंट है वो किसी थर्ड पार्टी को, मतलब कि सी डी कोई भी हो गया, वो किसी थर्ड पार्टी से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के बिहाफ में इनके फ्लैट को बिकवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनता है ए और बी के बीच में, मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एंड ये जो रिलेशनशिप बनता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो रिलेशनशिप बिल्ड रहता है, बेस्ड होता है ट्रस्ट और बेनिफिट पे। ट्रस्ट और बेनिफिट पे ही कोई अपना एजेंट चूज़ करेगा। ट्रस्ट, बेनिफिट, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो इस केस में क्या होता है कि ए प्रिंसिपल हो जाता है, बी एजेंट हो जाएगा, और बी जो है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एक डील करेगा ताकि ए के बिहाफ में ए की प्रॉपर्टी को वो बेच सके। और यहाँ पे देखिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ए और बी के बीच में हुआ, बट बी यहाँ सिर्फ एजेंट के रूप में काम कर रहा है। एक्चुअल एग्रीमेंट जो है वो होगा ए और सी के साथ, मतलब ए प्रॉपर्टी बेचेगा, सी उसको पे करेगा। तो एक्चुअल एग्रीमेंट ये दोनों के बीच में होगा। बी सिर्फ इंटरमीडियरी की तरह, एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे बी के साथ दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक तो हो जाएगा उसका सेलर के साथ और एक हो जाएगा उसका बायर के साथ। तो एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दोनों पार्टी से इसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और एक्चुअल एग्रीमेंट जो होता है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में होता है, लेकिन ये एग्रीमेंट करवाता कौन है? ये एग्रीमेंट करवाता है एजेंट। अगर कुछ एग्जांपल देखते हैं कि एजेंट कौन कौन हो सकता है, तो डेल क्रेडे एजेंट हो सकता है, फैक्टर्स हो सकता है, बैंकर्स हो सकता है, लॉयर हो सकता है, ऑक्शनर हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है। ये सारे एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक टर्म दिया है कि व्हेन बैंक कलेक्ट वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जब भी बैंक अपने कस्टमर के लिए वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करती है या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बेस पे रेगुलर पेमेंट करती है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो गया, या रेंट पेमेंट हो गया, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड की एसआईपी की पेमेंट हो गई, तो इस तरह के केस इस केस में बैंक एजेंट कहलाता है और कस्टमर प्रिंसिपल कहलाता है। मीन्स कि बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप एजेंट और प्रिंसिपल का होता है यहाँ पे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ एजेंसी क्या होता है। यहाँ पर यह मेंशन है कि एजेंट जो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है वो प्रिंसिपल के लिए काम करने के लिए ऑथराइज है और उसके लिए आंसरेबल भी होगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, अगर बैंक को एज एजेंट मानते हैं जो प्रिंसिपल, मतलब कस्टमर के बिहाफ में काम कर रहा है। सपोज कि किसी कस्टमर ने एक अकाउंट ओपन किया है जिसमें वो सिंगल ही है, मोड ऑफ ऑपरेशन हम सिंगल ले लेते हैं, और उसके अकाउंट में सपोज 5000 अमाउंट है। उसने क्या किया कि एक चेक इशू किया 3000 का।
और एक ऑलरेडी उसका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, मतलब उसका होम लोन जाता है जिसका EMI 3000 जाता है और उसने चेक इशू किया है 3000 का और अकाउंट में बैलेंस है 5000। सो EMI जाने के दिन एक दिन पहले उसके अकाउंट से चेक पास हो जाता है या सेम डे पे उसके अकाउंट से चेक पास हो जाता है। एक दिन पहले समझ लीजिए, एक दिन पहले चेक पास हो जाता है और कस्टमर सोचता है कि ठीक है मैं इसमें अमाउंट डालने वाला हूँ, बट वो सपोज भूल जाता है, तो वो आके बैंक में ये बोलेगा कि आप मेरा EMI आने वाला था, होम लोन का इंस्टॉलमेंट था जो कि बाउंस हो गया, तो उसके लिए आप उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो इस केस में देखिए, इस केस में एजेंट ने मतलब बैंक ने ये बोला कस्टमर को कि ये आपके इंस्ट्रक्शन, आपने जो चेक साइन किया है उस पर आपका सिग्नेचर है, आपने ये लिख के दिया है कि आपके अकाउंट से इतना अमाउंट इस पर्सन को पे हो जाए, तो हमने गुड फेथ में काम किया है, हमने कुछ फ्रॉड नहीं किया है। तो इस केस में जो है एजेंट लायबल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे एजेंट आंसरेबल होगा और कहाँ पे नहीं होगा। इन केस कुछ फ्रॉड का केस हो गया और बैंक ने भी नेग्लिजेंस कर दिया, बराबर से चेक नहीं किया और वो चेक पास हो गई, तो उस केस में बैंक को रिप्लाई करना होगा, आंसर देना होगा। सो ये कहलाता है। तो यहाँ पर एजेंट जब भी किसी को एक पार्टी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है तो उसका दो पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अगर दो पार्टी हैं तो सपोज A है, B है, C है। B तो एजेंट है, तो B A के लिए भी काम कर रहा है और B जो है C को भी A के बिहाफ में काम कर रहा है, बट वो एज अ एजेंट ही कहलाएगा। C के लिए भी वो एक एजेंट की तरह ही काम करेगा। सो इसके वजह से वो दो पार्टी से एग्रीमेंट करता है। सो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है कि द एजेंट क्रिएट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन टू सेपरेट पर्सन। जब भी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑन बिहाफ ऑफ वन पार्टी एंट्री करता है तो वो दो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, दो लोगों के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करता है कॉन्ट्रैक्ट में। देन नॉर्मल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या बोलता है कि एजेंट और प्रिंसिपल के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है दैट इज़ गवर्न्ड बाय नॉर्मल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो नॉर्मल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है वही इनके बीच में भी लागू होता है। देन आता है पर्सन्स टू बी मेजर एंड साउंड माइंड। इसका मतलब है कि कौन कौन एजेंट बन सकता है, तो वह पर्सन मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। यहाँ पर बुक में तो इतना नहीं दिया है, बट माइनर भी एजेंट बन सकता है, बट उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है और इसलिए माइनर जो है वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता है। इतना ध्यान रखिएगा कि माइनर कैन बी एजेंट बट माइनर कैन नॉट बी प्रिंसिपल, क्योंकि वो उसके पास वो लाइबल नहीं होगा तो वो प्रिंसिपल कैसे बनेगा, एंड ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके कारण भी वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता। बट कोई चाहे तो माइनर को एजेंट अपॉइंट कर सकता है, बट अगर कुछ लॉस होता है तो उसकी लाइबिलिटी माइनर को नहीं जाएगी। देन नेक्स्ट एक आता है वर्ड कंसिडरेशन। यहाँ पे लिखा है नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। तो मतलब कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन सकती है। तो यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ते वक्त देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों पार्टी को कुछ न कुछ मिलना चाहिए तो ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सो यहाँ पर एजेंट अगर चाहे तो प्रिंसिपल के लिए फ्री में काम कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में अगर एजेंट चाहे तो फ्री में काम कर सकता है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन के काम कर सकता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब है यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब कि सपोज कोई एजेंट है, पहचान का है, तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं आपके लिए ये फ्लैट बिकवा देता हूँ, मुझे उसमें से कुछ चार्जेस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एजेंट को कुछ नहीं मिला और कंसिडरेशन में हम जानते हैं कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ते वक्त हमने एक एग्जांपल देखा था, ए है और बी है, तो ए अपना कार सेल कर रहा है और बी खरीद रहा है, तो ए को पैसे मिल गए और बी को कार मिल गए, मतलब दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिला तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। बट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट। एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है? सो यहाँ पे देखिए कि अथॉरिटी ऑफ द एजेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है।
अभी ये अथॉरिटी का केस अगर देखें तो यहाँ पे दिया है कि एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि ए ओन अ शॉप इन मुंबई एंड लिव इन न्यू दिल्ली, ही विजिट शॉप ओकेजनली, द शॉप इज़ मैनेज बाई बी and he is in habit of ordering goods from C in the name of A for the shop and make payment from A fund. B has an implied authority from A to order goods from C in name of A for the purpose of shop. तो यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है कि एजेंट की अथॉरिटी दो तरीके का हो सकता है, एक तो लिखित हो सकता है और एक इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है कि वो इन्फर्ड होता है, सरकमस्टांसेस एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट होता है जिससे कि पता चलता है कि दिस इज़ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जब भी आप देखिए एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज बैंक में जो कस्टमर ने चेक इशू किया है तो उस पर कस्टमर का सिग्नेचर है, तो वो बैंक को मालूम चलता है, मतलब बैंक एज एजेंट उसको मालूम चलता है कि दिस इज़ रिटन, ये कस्टमर ने इशू किया है तो मुझे पेमेंट करना है। बट इम्प्लाइड का मतलब कि सपोज कि घर फ्लैट को बेचने के लिए एजेंट से डील हुआ और ऐसा कुछ रिटन एग्रीमेंट नहीं बना कि सिर्फ वर्बल हुआ और बोला कि ठीक है आप मेरा घर जो है वो आप बिकवा दीजिए, जो भी आपके चार्जेस होंगे वो दे दिए जाएंगे। और यहाँ पे एग्जांपल में ये बताया है कि ए मुंबई में रहता है और उसका ए का शॉप जो है मुंबई में है और वो रहता है दिल्ली में, और बी उसके एजेंट के रूप में काम करता है। तो बी किसी जो दूसरा शॉपकीपर है सी, उससे क्रेडिट पे माल लेता है ए के नाम पे और ए के फंड से उसको पे करता है। तो ऑब्वियसली एजेंट को वो अथॉरिटी मिली हुई है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करे, तो वो कर रहा है। देन नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी। सो इसका मतलब है कि एजेंट के पास ऐसी अथॉरिटी रहती है, ऐसी अथॉरिटी होती है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करते वक्त जो भी नेसेसरी लॉफुल एक्ट है वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ए इज़ एम्प्लॉयड बी जो कि लंदन में रहता है टू रिकवर डेट इन मुंबई। मतलब ए ने बी को एज ए इज़ एम्प्लॉयड बाई बी जो एक मालिक है लंदन में रहता है, उसने ए को एम्प्लॉय किया कि मुंबई का जो उसका कुछ कर्ज है, डेट है, उसको रिकवर कर लो। मतलब उसने किसी को पैसे दे रखे हैं उसकी रिकवरी के लिए। तो इस केस में ए ने कुछ उस रिकवरी के लिए लीगल सूट फाइल किए या कुछ लीगल प्रोसेसिंग की, तो उसके जो चार्जेस होंगे वो सारे पैसे एजेंट को प्रिंसिपल की तरफ से मिल जाएगा। देन आता है एजेंट अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी केस में एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है? तो इमरजेंसी के केस में एजेंट अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, या यह कह सकते हैं कि प्रिंसिपल को किसी प्रकार के लॉस से बचाने के लिए ऑथराइज होता है, उसके पास ये अथॉरिटी होता है। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि ए कंसाइन गुड्स से इनेबल टू बी एट मुंबई विद द डायरेक्शन टू सेंड देम इंडियन। मतलब कुछ ईटेबल गुड्स है, ए ने कुछ ईटेबल गुड्स ख़रीदा है और बी को अपॉइंट किया है कि ये मुंबई से अहमदाबाद तुम पहुंचा देना। तो बी मतलब उसको डिले हो गया या कुछ भी रीज़न हो सकता है, नॉट बी अ जर्नी टू अहमदाबाद विदाउट गेटिंग स्पॉइल। मतलब कि कुछ सपोज कि ट्रेन कैंसिल हो जाती है या फ्लाइट कैंसिल, मतलब ट्रेन कैंसिल हो जाता है, तो उस केस में क्या करेगा, वो मुंबई में ही उसको बेच देगा। मतलब थोड़ा वो जो एक्चुअल प्राइस है उससे कम में भी बेचेगा। तो मतलब इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये ख़राब हो जाए उससे पहले थोड़े कम प्राइस में ही बेच के उसको ख़त्म कर दिया जाए। सो प्रिंसिपल को किसी भी लॉस से बचाने के लिए एजेंट, इमरजेंसी केस में एजेंट को ये अथॉरिटी होता है। देन आता है व्हेन एजेंट कैन नॉट डिलीगेट। मतलब कि एजेंट अपने काम को डिलीगेट नहीं कर सकता, मतलब उसे जो काम दी गई है वो उसे खुद को परफॉर्म करना होगा और किसी और को असाइन नहीं कर सकता। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि कोई एजेंसी की नेचर ऐसी है कि जो सब एजेंट अपॉइंट करता है। तो अगर कोई एजेंट सब एजेंट अपॉइंट करता है तो वह सब एजेंट के लिए काम करेगा, प्रिंसिपल के लिए नहीं। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर सब एजेंट अपॉइंट भी होता है तो वो सिर्फ एजेंट के लिए एक्ट करेगा, उसी के लिए काम करेगा, बट नॉट टू प्रिंसिपल के लिए वो काम नहीं करेगा। देन आता है नेक्स्ट इज़ राइट ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज ऑथोरिटी, जिसको इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? बिना प्रिंसिपल के ऑथोरिटी के, बिना प्रिंसिपल के नॉलेज के बिना एजेंट ने कुछ काम किया है तो वह इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन कहलाता है। मीन्स कि उस एक्ट को प्रिंसिपल रेटिफाई भी कर सकता है या फिर डिसओन भी कर सकता है।
मीन्स मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो अगर प्रिंसिपल ने मान गया, प्रिंसिपल अगर मान गया तो वो रेटिफिकेशन कहलाता है। रेटिफिकेशन का मतलब कंफर्मेशन देना या किसी की बात की पुष्टि करना। तो अगर वो मान जाता है तो रेटिफिकेशन हो गया, अदरवाइज वो डिसोन भी कर सकता है, मतलब मना भी कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें कि ए विदाउट बी ऑथोरिटी लेंड बीज मनी टू सी, या ए विदाउट ऑथोरिटी बाई गुड्स फॉर बी आफ्टर बी, मतलब ए जो है बिना बी के ऑथोरिटी के, बिना अपने प्रिंसिपल के ऑथोरिटी के गुड्स खरीदा और मतलब गुड्स खरीदा, आफ्टरवर्ड बी सेल। तो उसके बाद अगर बी को लगता है कि चलो ये गुड्स ठीक है, अगर वो बेच देता है तो इस केस में मतलब वो पुष्टि कर देता है, बी पुष्टि कर देता, मान लेता है कि जो इतने गुड्स खरीदा है वो ठीक है, तो ये रेटिफिकेशन हो जाता है। इसे ही हम इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेल क्रेडे एजेंट। सो डेल क्रेडे एजेंट का मतलब होता है कि ऐसा एजेंट जो प्रिंसिपल को गारंटी देता है कि आपका काम तो हो जाएगा, उसके अलावा आपकी पूरी पेमेंट भी मिल जाएगी। जैसे कोई डील हुई है कि 1 साल में प्रिंसिपल का पैसा रिकवर होने वाला है, तो डेल क्रेडे एजेंट यह गारंटी लेता है कि यह पैसा रिकवर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको रिकवर करवा के दूंगा, या मैं उसकी लाइबिलिटी लेता हूँ, मैं लाइबल होऊंगा कि आपके पैसे रिकवर हो जाए। सो बेसिकली मतलब मैं आपको यह बताना चाह रही हूँ कि डेल क्रेडे एजेंट पेमेंट की गारंटी लेता है, तो बट ओबियस है कि इसके लिए रिन्यूमरेशन भी प्रीमियम होंगे, मतलब महंगा होगा, इसलिए वो एक्स्ट्रा चार्ज भी करेगा। इसलिए यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे, एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन। मतलब अगर वो इतनी लाइबिलिटी लेता है कि मैं आपको पूरा पेमेंट दिलवा दूंगा, तो इस केस में उसके चार्जेस भी हाई हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है डेल क्रेडे एजेंट। उसके बाद आती है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी को कब टर्मिनेट किया जा सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहला है कि प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल ने ही वापस ले लिया कि मुझे अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। दूसरा है कि एजेंट गिविंग अप द बिजनेस ऑफ एजेंसी, अगर एजेंट ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, एजेंसी का बिजनेस कर दिया बंद, तो भी टर्मिनेट हो जाएगा एजेंसी। थर्ड है कि बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, अगर तो वो काम हो गया, जो भी काम दिया गया था वो काम हो गया, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर या तो प्रिंसिपल या तो एजेंट अगर अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, दोनों में से कोई एक, तो भी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाएगी। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल बीइंग एडजुकेंट और इंसॉल्वेंट, अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में टर्मिनेशन हो जाएगी। देन नेक्स्ट देखते हैं कि एजेंट की ड्यूटी क्या होती है। तो एजेंट की ड्यूटी यहाँ पे दिया है कि पहला तो ये पॉइंट दिया है यहाँ पे, अगर पॉइंट बाई पॉइंट देखें कि उसकी ड्यूटी क्या होती है, तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि प्रिंसिपल के डायरेक्शन के हिसाब से काम करना ही एजेंट की ड्यूटी होती है। और दूसरा है कि अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्शन नहीं दिया है तो जिस प्लेस पर बिजनेस है वहाँ के कस्टम के हिसाब से एजेंट को काम करना ज़रूरी है। अगर जहाँ पे भी बिजनेस है तो वहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है, वहाँ पे बिजनेस कैसे कंडक्ट हो रही है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर सकता है। तो अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं किया और अगर कुछ लॉस होता है तो उसकी भरपाई एजेंट को करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल है कि बी एक ब्रोकर है जिसने in whose business is not the custom to sell on credit sells goods of A on credit to C whose credit at the time was very high. C become, अब देखिए कि B एक ब्रोकर है जिसने A के गुड्स को क्रेडिट पे बेचा और ऐसे पर्सन को बेचा जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रेडिट थे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन से दबा हुआ था, वैसे पर्सन को B ने बेच दिया। तो उस केस में पता चला कि जो जिसने ख़रीदा है वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, B मस्ट मेक गुड द लॉस ऑफ A, मतलब B को जितने भी A को प्रिंसिपल को लॉसेस हुए हैं वो सब B को भरपाई करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है एजेंट्स अकाउंट। तो एजेंट इज़ बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। जब भी प्रिंसिपल डिमांड करेगा तो उसको सारे प्रॉपर डिटेल में बताना पड़ेगा कि ठीक है कहाँ कहाँ क्या किया है, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। देन नेक्स्ट है राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज अकाउंट ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट। इसका मतलब है कि अगर एजेंट अपने फ़ायदे के लिए प्रिंसिपल से कुछ चोरी करता है, डिसऑनेस्टी करता है या डिसएडवांटेज पहुंचाता है,
तो उस केस में प्रिंसिपल्स उसे अस्वीकार कर सकता है, मतलब डील होने के बाद भी अस्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ए ने ये बोला कि बी का, मतलब ए ने अपॉइंट किया बी को कि तुम मेरा प्रॉपर्टी को सेल कर दो, और बी ने क्या किया, उसके प्रॉपर्टी को बोला कि मैं सी को बेच रहा हूँ और खुद के नाम पे ही वो ख़रीद लेता है। और ये बात पता चलती है, मतलब कम प्राइस में अभी डील कर दिया एजेंट के साथ, तो वो एक कम प्राइस में बोल के और एडजस्ट करवा के सी को बेच दिया, सी के नाम पे खुद ही ख़रीद लिया। और ये बात पता चल जाती है, डिस्कवर हो जाता है बी को कि ए को कि बी ने मेरे साथ ऐसा कुछ गलत किया है। तो उस केस में ये डिसऑनेस्टी या डिसएडवांटेज उसको पता चलता है, तो इस केस में वो रेपुडिएट कर सकता है, मतलब मना कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है वो डील को। फिर नेक्स्ट है कि ए ने बी को बोला कि उसका ज़मीन बेच दो, और बी को पता चला कि वहाँ पे एक माइन है, मतलब एक तेल का माइन है या कुछ ऐसा है जहाँ से वो उसको फ़ायदा हो जाएगा, और ए को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तो उस केस में बाद में बी के ख़रीदने के बाद ए को पता चलता है कि ज़मीन ख़रीदने के पहले बी को मालूम था, मतलब एजेंट को मालूम था कि यहाँ पे माइन है, इसलिए इसने उस ज़मीन को ख़रीदा। तो उस केस में भी ए रेपुडिएट कर सकता है, मतलब अस्वीकार कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल के पास राइट होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन एजेंट्स रेन्यूमरेशन बिकम ड्यू। सो इसका मतलब है कि अगर एजेंट का रिन्यूमरेशन ड्यू है और एजेंट ने प्रिंसिपल के गुड्स को सेल करके कुछ पैसे रखे हैं, तो वो अपने पास रख सकता है, मतलब अपना फ़ी समझ के अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट है एजेंट नॉट इंटाइटल टू रिन्यूमरेशन फॉर द बिजनेस इफ़ ही इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर उसने मिसकंडक्ट किया है, एजेंट ने मिसकंडक्ट किया है, तो उसको फ़ी पे नहीं किया जाएगा, उसके लिए वो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि ए ने बी को बोला कि 1 लाख रुपए तुम सी से रिकवर करो और गुड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो। बी ने क्या किया, 1 लाख रिकवर किया, 90,000 उसने गुड सिक्योरिटी में डाल दिया और 10,000 रुपये को उसने बैड सिक्योरिटी में डाल दिया, जिसको पता है कि इससे लॉस हो सकता है, और कस्टमर को 2,000 की लॉस हो गई। तो ये 2,000 की लॉस की भरपाई कौन करेगा, एजेंट को करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट होता है कि एजेंट लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। अगर एजेंट के फीस को पे नहीं किया गया, तो जो भी गुड्स उसके पास है, पेपर उसके पास है एजेंट के पास, उसको वो अपने पास रख सकता है जब तक उसकी पेमेंट नहीं मिल जाती है। नेक्स्ट है एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट। अगर लॉफुल एक्ट किया है एजेंट ने और फिर भी लॉस हो जाता है, अगर एजेंट ने लॉफुल एक्ट किया है और फिर भी प्रिंसिपल को लॉस हो जाता है, तो उस केस में एजेंट उसके लिए लायबल नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल में ये बताया है कि ए, सपोज ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मिस्टर ए है, उसने बोला मिस्टर बी को कि मैं ये सामान भेज रहा हूँ, मेरे इंस्ट्रक्शन पे तुम ये सामान बेच देना। तो वहाँ पे बी ने क्या किया, एक थर्ड पार्टी सी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है ये गुड्स इस टाइम को मैं आपको दे दूँगा, और वो बी ए डिलीवर नहीं कर पाया, इसलिए बी भी सी को डिलीवर नहीं कर पाया। तो इस केस में क्या हुआ कि सी ने बी पे केस कर दिया, एजेंट पे केस कर दिया, तो इसके लिए जो भी चार्जेस लगेंगे वो प्रिंसिपल को देना होगा। नेक्स्ट है कि एजेंट टू बी इंडेमनीफाई अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ। अगर गुड फेथ में है, देखिए यहाँ पे लॉफुल एक्ट की बात हो गई, यहाँ पे गुड फेथ की बात हो रही है, तो अगर गुड फेथ में भी एजेंट ने काम किया है और फिर भी लॉस होते हैं, तो उसकी लॉस की भरपाई कौन करेगा, उसकी लॉस की भरपाई प्रिंसिपल को करना पड़ेगा। देन फ्रॉड बाई एजेंट। अगर कुछ फ्रॉड होता है, अ प्रिंसिपल इज़ लाइबल फॉर द एजेंट फ्रॉड एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी। अगर उसने जितनी डायरेक्शन दी गई है, जितनी अथॉरिटी प्रिंसिपल के तरफ से दी गई है और उसने बहुत अच्छे से काम किया है, फिर भी कुछ फ्रॉड हो जाता है प्रिंसिपल के बेनिफिट में या एजेंट के बेनिफिट में, तो उसकी लाइबिलिटी प्रिंसिपल को होगी। इतना ध्यान में रखना है कि फ्रॉड के केस में लाइबिलिटी प्रिंसिपल की होती है, एजेंट की नहीं होती है। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं, सबसे पहला है एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाई। सो एजेंसी कैसे कैसे अपॉइंट हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है, और रेटिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि द यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज़ बाई वे ऑफ अ पावर ऑफ अटॉर्नी। मोस्टली जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट बनता है। देन नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन by his word or conduct appoints someone as his agent, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्टोपेल।
उसके बाद ये ट्रू फॉल्स है, ये एक बार देख लीजिएगा। सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।